नमस्कार। आज गुरुवार और हमारे मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी सेक्युलर लोकशाही आंदोलन की वीकली मीटिंग में आप सबका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने हिरोशिमा नागासाकी के बारे में चर्चा किया था और ये चर्चा के बीच में ही अभी जो खबर आ रही है, इजराइल ने गाजा में जो अल जजीरा के जर्नलिस्ट की पूरी टीम को खत्म कर दिया। आज तक जितने जर्नलिस्ट मारे गए हैं उसमें गाजा में सबसे ज्यादा मारे गए, दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा। तो हम हमारी संवेदना उनके साथ है और हम इजराइल के हमले की कड़ी भर्त्सना करते हैं। उसके साथ साथ एक और न्यूज़ आए हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि हम अभिव्यक्ति का स्वातंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो इसमें अभी अभी खबर आई है कि जम्मू एंड कश्मीर में के बारे में 25 किताब 25 बुक्स को लेफ्टिनेंट जनरल ने बान कर दिया है। जो लिखने वाले हैं उसमें काफ़ी महिलाएं भी है, वो किताब लिखने वाले। और अभी उनके चीफ मिनिस्टर से काफ़ी जर्नलिस्टों ने सवाल किया क्यों आपने बान किया ये किताबें। तो उन्होंने जवाब दिया मैंने नहीं किया है, हमने नहीं किया, हमारी सरकार ने, लेफ्टिनेंट जनरल का जो पावर है उन्होंने किया है। तो इसलिए जो लिखने वाले लोग हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि ये गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि इतिहास का कोई भी सुराग रह जाए, क्योंकि हम जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर का जो अपना इतिहास है और इसके बारे में किताब है, उसको बैन करने की जो कोशिश है उसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं। अभी आज का जो विषय है, ये साल बहुत लोगों के सेंटेनरी ईयर है, उसमें आर्टिस्ट है, राइटर्स है, फिल्म प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, गाने वाले हमारे कलाकार है, लिखने वाले लोग हैं, बहुत सारे। समझिए कि हमारे देश के आज़ादी के बाद इतने सारे लोग आर्ट के अलग अलग फॉर्म में कंट्रीब्यूट किया, जिनको याद करना हमारे लिए इसलिए महत्व रखता है कि ये जो विरासत उन्होंने हमें दी है, वो विरासत को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो आज का दिन हमारे गुरुदत्त, आप सब लोग जानते हैं गुरुदत्त के बारे में, बहुत कम आयु, हार्डली 39 ईयर्स ओल्ड, मतलब वो लंबा नहीं जी पाए, पर जो उन्होंने काम किया, उन्होंने जो फिल्में बनाई जो क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है, उनका टॉप एशियन जो फिल्म डायरेक्टर है उनमें उनका नाम है, 25 डायरेक्टर्स है जो एशिया के, उसमें उनका नाम है, बहुत सारा उनके नाम पे उनको पुरस्कृत किया गया है। तो आज गुरुदत्त के बारे में, उनकी फिल्में और उनके गाने के बारे में शुरुआत में बात करेंगे रिमी बेन वाघेला, और गाने के प्रेजेंटेशन होगा जयेश भाई पटेल की ओर से। हमारे प्रकाश भाई शाह जो हमारे कन्वीनर है, वो होम ग्रोन टैलेंट की जो बात करते हैं, हमारा जो होम ग्रोन टैलेंट है, कोई ये कोई कमर्शियल या प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, ये एमेच्योर आर्टिस्ट है। और हम गुरुदत्त की सराहना करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है, ऐसे विषयों पे बात रखी है, ऐसे गाने लिखे गए, ऐसे गाने गाए गए। मोहम्मद रफ़ी का भी ये शायद सेंटेनरी ईयर है। तो ये सब को मिला के हमारा एक ट्रिब्यूट के रूप में हमें आज डिस्कशन कर रहे हैं। अभी मैं रिमी बेन वाघेला को रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुदत्त के फिल्मों के बारे में बात करें, और उसके साथ जोड़ के ही जयेश भी उन गाने को प्रेजेंट करेंगे। रिमी बेन वाघेला। थैंक यू मीनाक्षी बहन। एक्चुअली मैं खुद ही इतनी रोमांचित हूँ गुरुदत्त के विषय में बात करने के लिए, मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ से उनकी बात को शुरू करना चाहिए। मैं कोशिश ये करूंगी कि मतलब ये विश्व सिनेमा के इतिहास में भी मैं नहीं जाऊंगी, इंडियन सिनेमा के इतिहास में भी मैं नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ बात करूंगी गुरुदत्त, और गुरुदत्त के साथ साथ जुड़ी हुई अगर कुछ इंटरनेशनल फिल्म सिनारियों के साथ अगर कुछ जुड़ी हुई बातें अगर बीच में आती है तो मैं उसकी बात करूंगी। और कोशिश तो यही रहेगी, उनका जीवन तो बहुत ही कम था, 46 9 जुलाई को उनका जन्म हुआ और 64 में उनकी डेथ हो गई। मतलब मुश्किल से वो 38 39 साल तक वो जिंदा रह पाए, मतलब अपने जीवन के 4 दशक भी वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे।
फिल्में भी उनकी इतनी बड़े पैमाने पर नहीं है, मतलब 16-17 फिल्में हम उनकी गिन सकते हैं। फिर भी जब उनका ये सेंटेनरी ईयर चल रहा है तो क्यों मतलब हम उन्हें याद कर रहे हैं, जो मीनाक्षी बहन ने बताया। और मैं भी कोशिश करूंगी कि डिस्कशन के एंड में मैं ये बात बता पाऊं कि क्यों गुरुदत्त के विषय में आज बात करना आवश्यक लग रहा है। गुरुदत्त की थोड़ी सी मतलब उनका लाइफ स्ट्रगल, मैं पर्सनल लाइफ नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा सा उनका लाइफ स्ट्रगल और उनकी 3 बेहतरीन फिल्में, कागज के फूल, साहिब बीबी गुलाम और लास्ट में बताऊंगी प्यासा, जो मतलब जिसे हम मास्टरपीस उनका बोल सकते हैं। टाइम्स मैगजीन ने आज तक की सबसे बेस्ट 100 मूवीज वर्ल्ड ओवर उसमें प्यासा को शामिल किया हुआ है। मतलब शायद 2005 में ये लिस्ट जारी हुई थी और उसे ऑल टाइम बेस्ट मूवीज का जो लिस्ट था उसमें प्यासा का नाम आता है। तो लास्ट में मैं प्यासा के बारे में बात बताऊंगी। जो मतलब आप, मैं यही सोच के बता रही हूँ कि यहाँ जो सामने बैठे हुए हैं उन लोगों ने शायद गुरुदत्त की ये सारी फिल्में देखी ही होगी, और अगर नहीं देखी है तो मैं डेफिनेटली ये अपील करना चाहूंगी कि अगर नहीं देखी है तो देखने की पूरी कोशिश करना। हालांकि आज के समय में ये 2-2.5 घंटा निकाल कर मूवी देखना, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट है कि ये लीगेसी अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो हमें इतना समय निकाल कर उसे देखना पड़ेगा। जो मैंने बताया कि 9 जुलाई 1925 बेंगलोर में उनका जन्म हुआ था। हालांकि हम लोग उन्हें बंगाली बाबू के नाम से जानते हैं कि वो बंगाल के ही थे, लेकिन वो बेंगलोर में पैदा हुए थे। उनके पिताजी शिवशंकर पादुकोण, जो एक बैंक क्लार्क भी थे, एक बाद में एक टीचर भी बने। उनके माताजी जो थे वासंती देवी, वो मतलब उनका प्रभाव गुरुदत्त की लाइफ पर बहुत ज्यादा था। वो लिखते भी थे, गाना भी गाते थे, संगीत में भी रुचि रखते थे। हालांकि उनकी शादी सिर्फ 12 साल की उम्र में हो गई थी वासंती देवी की, और जब उनकी उम्र 15 साल हुई तब गुरुदत्त का जन्म हो गया था। गुरुदत्त उनका नाम नहीं है, उनका नाम है वसंत कुमार, उनका नाम है। लेकिन जब वो 2 साल के थे उस समय पर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो बहुत जख्मी हुए, ठीक नहीं हो रहे थे, उनका घाव खत्म नहीं हो रहा था, तो किसी ने उन्हें बताया, किसी साधु बाबा ने, कि अगर इनका नाम चेंज कर दिया जाए तो वो ठीक हो जाएंगे। तो उनका जन्म गुरुवार को हुआ था, इसीलिए फिर उनका नाम गुरुदत्त रख दिया गया। और जब 5 साल की उनकी उम्र हुई तब उनके पिताजी को बर्मा शेल में जॉब लग गई, तो वो फिर कलकत्ता चले गए। अब कोलकाता में भवानीपुर करके एरिया है, शायद आप में से किसी लोगों ने साहिब बीबी गुलाम बिमल मित्र की जो नवल कथा है वो पढ़ी हो या मतलब रिकलेक्ट कर पाते हो, तो उसमें भवानीपुर का बहुत बार उसका जिक्र आता है। भवानीपुर हम जानते हैं कि राजस्थानी और गुजराती और बंगाली तीनों लोगों से भरी हुई जगह है। और भवानीपुर में जहाँ पे रहते थे गुरुदत्त और उनका जो पूरा फैमिली था, वो जहाँ पे रहते थे उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड था। और कलकत्ता, उड़ीसा, वहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि मतलब जो पुरानी हमारी कथाएं है, दंत कथाएं है, तो उसको लेकर ये बड़ी बड़ी यात्राएं निकलना, मतलब उसको ड्रामेटाइज फॉर्म में लोगों के बीच में परफॉर्म करना। तो उनके घर के सामने ही ये यात्रा वाले लोग आते जाते रहते थे, और वहां पे उन्होंने अपने जीवन में सबसे पहला मतलब ड्रामेटाइज फॉर्म में कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई प्रेजेंटेशन उन्होंने देखा। तो बचपन से ही उनको ये देखने का मौका मिला। अभी कुछ महीनों पहले हमारे देश के जाने माने फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल की डेथ हुई। श्याम बेनेगल की फिल्मों को लेकर भी हम उन्हें जानते हैं, लेकिन उनका जो 2 सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक तो संविधान करके उनकी डॉक्यूमेंट्री जो राज्यसभा टीवी का प्रोडक्शन है, हमारा संविधान कैसे बनाया गया, हमारे संविधान का भी ये 75th ईयर चल रहा है। तो संविधान बनाने में भी कितना ज्यादा समय गया, कितने बड़े पैमाने पर डिस्कशंस हुए, तो उसको लेकर, उस मिनट्स को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाना, और वो श्याम बेनेगल ने बनाई थी। और नेहरू की जो किताब है भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया,
वो भी श्याम बेनेगल ने बनाई थी। श्याम बेनेगल भी उनके मतलब कजिन लगते थे गुरुदत्त के। तो श्याम बेनेगल के जो चाचा थे, उनके सगे जो चाचा थे, बीके बेनेगल, बालकृष्ण बेनेगल, वो गुरुदत्त के मामा जी या चाचा जी लगते थे। तो वो फिल्म के मतलब पोस्टर ड्रॉ करते थे। अ, अभी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो तो उस समय पे नहीं था। फिल्म का पोस्टर आर्टिस्ट लोग मतलब बनाते थे अपने हाथों से, कलर से, ब्रश से वो पोस्टर बनाया जाता था। तो ये जो बीके बेनेगल है वो बनाते थे। तो वो गुरुदत्त ने सबसे पहले देखा था कि ये फिल्म के साथ कैसा मतलब कैसे उनका रिश्ता बना। तो ये बीके बेनेगल की वजह से उनका रिश्ता बना। और बीके बेनेगल बहुत ही अच्छे चित्रकार भी थे। फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों के साथ उनकी जान पहचान भी थी। एक बार गुरुदत्त साहब ने एक पेंटिंग देखा जो बीके बेनेगल साहब ने बनाया था कि एक इंसान है और इंसान ने अपने कंधे पर एक बहुत बड़ा सांप लिया हुआ है। और गुरुदत्त जी ने वो पेंटिंग देखा और वो इतने खुश हो गए और उन्होंने ये कहा कि ये पेंटिंग आपने इतनी खूबसूरत बनाई है कि मुझे ये देखकर डांस करने का मन हो रहा है। तो बीके बेनेगल जी ने कहा कि ठीक है, आप खुलकर डांस करो। तो वो छोटी सी 5-7 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप वो पेंटिंग देखकर सपेरा डांस प्रोड्यूस किया। और आज जो हम शादियों में ये जो सपेरा डांस देखते हैं, हालांकि वही फॉर्मेट में नहीं, लेकिन वही म्यूजिक पर, और तो वो पेंटिंग भी इंटरनेट पर अवेलेबल है, वो इमेज अवेलेबल है। और ज्यादा ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो मतलब एनिमेटेड फॉर्म में वो गुरुदत्त साहब का वो डांस भी मतलब देखने का मौका मिलेगा। जो मैंने बताया कि उनकी माता जी मतलब वासंती देवी का प्रभाव उन पर सबसे ज्यादा था। ये जानकर बहुत ही ताजुब होगा कि गुरुदत्त साहब और उनके मदर दोनों ने मैट्रिक की एग्जाम एक ही साल दी थी। गुरुदत्त साहब चाहते थे कॉलेज करना, लेकिन उन्हें जीवन में मौका नहीं मिला कि वो कॉलेज की पढ़ाई कर पाए। जो मैंने बताया कि उनको डांस का बहुत शौक था। हम उन्हें जानते हैं एज अ एक्टर, एज अ फिल्म डायरेक्टर, राइटर, लेकिन वो कोरियोग्राफर भी थे, डांस डायरेक्टर भी थे। तो वो समझ सकते थे कि कौन सी सिचुएशन में कैसा बॉडी मूवमेंट, कैसा डांस होना चाहिए। उन्होंने ट्रेनिंग ली थी उदय शंकर जी का जो अल्मोड़ा में जो डांस सेंटर था, इंडिया कल्चर सेंटर, वहां से उन्होंने ये ट्रेनिंग ली थी। उनकी माता जी गुरुदत्त के ऊपर काफी सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, किताबें भी कुछ अवेलेबल अवेलेबल है। एक ब्रिटिश लेडी नसरीन कबीर ने इन सर्च ऑफ गुरुदत्त करके एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। दूरदर्शन के आर्काइव्स में भी मतलब गुरुदत्त साहब के ऊपर 18 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो एक जगह पर उनके मम्मी ये बताते थे कि जब गुरुदत्त जी 10 साल के थे और उस समय उदय शंकर एक डांस प्रोग्राम में कोलकाता आए थे। तो हमने सोचा कि 10 साल के बच्चे को उदय शंकर के डांस प्रोग्राम में ले जाने की क्या जरूरत है, उनको क्या समझ में आएगा। तो वो नहीं लेकर गए। घर के सब जो बड़े थे वो सब डांस देखने के लिए गए, लेकिन गुरुदत्त जी को लेकर नहीं गए। तो इस पर वो इतना गुस्सा हुए कि 3 दिन तक खाना नहीं खाया गुरुदत्त जी ने। फिर जाकर उनको थोड़ा सा आश्वासन दिया कि अब कभी भी ऐसा मौका आएगा तो आपको लेकर जाएंगे। तब उनका ये जो साइलेंट लड़ाई जो था अपने पेरेंट के खिलाफ कि मुझे क्यों लेकर नहीं गए, वो 3 दिन के बाद ये आश्वासन देने के बाद वो खत्म हुआ। उनका टोटल एजुकेशन जो है वो कोलकाता में ही हुआ था। और 1941 में वो उदय शंकर के साथ वो ट्रेनिंग लेने के लिए गए। वहां भी देश के बहुत बड़े नामी डांसर्स वहां पे एज ए टीचर वहां पे थे। और जब मतलब बहुत बार जब वहां पे परफॉर्म होता था, उदय शंकर भी जब देश के काफी हिस्सों में परफॉर्मेंस के लिए जब जाते थे, तब वो गुरुदत्त जी को अपने साथ में ही लेकर जाते थे। 1941 में उनकी ट्रेनिंग वहां पे शुरू हुई। और जो मतलब डांस में गुरुदत्त साहब की जो रुचि थी, उसको देखते हुए उनको
हर साल 5 साल के लिए 75 रुपीज पर ईयर स्कॉलरशिप भी उनको प्रोवाइड हुई। अब उस जमाने में 1941 में 75 रुपया 75 रुपीज, वो भी किसी आर्ट के लिए किसी को मिलना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो वो 1941 से 1944 तक वो वहां पे रहे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब ये सेंटर बंद हुआ, तब वो मतलब अल्मोड़ा से बम्बई आ गए, और फिर बम्बई में प्रभात स्टूडियो में उन्होंने काम शुरू किया एज अ कोरियोग्राफर। उससे पहले उन्होंने हिंदुस्तान लीवर में 30 रुपया, 16 साल की जब उनकी उम्र थी, तब महीने 30 रुपया हिंदुस्तान लीवर कंपनी में एज अ टेलीफोन ऑपरेटर उन्होंने ये नौकरी की शुरुआत की थी। जैसे हम सभी लोगों की कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है, मैं उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाऊंगी, क्योंकि पर्सनल लाइफ पर बात करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हालांकि जितना भी मटेरियल अवेलेबल है उसमें बहुत सारी बातें पर्सनल ही रखी हुई है, लेकिन एक जगह पे जॉनी वॉकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि प्यासा में ये जो जॉनी वॉकर का जो कैरेक्टर है सतार भाई, और जो गाना आज भी बहुत पॉपुलर है, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, तो वो कैरेक्टर की कल्पना गुरुदत्त साहब को कैसे आई। तो जॉनी वॉकर के साथ एक बार बातचीत में उन्होंने बताया था कि मतलब एम्प्लॉयमेंट तो था नहीं, नौकरी वोकरी नहीं थी, कहाँ पे जाके बैठेंगे, तो विक्टोरिया मेमोरियल पे जाके बैठते थे। और वो पानी पूरी के बहुत शौकीन थे गुरुदत्त साहब, मतलब पानी पूरी खाना, पतंग उड़ाना, बैडमिंटन खेलना। जैसे बैडमिंटन का एक सीन प्यासा में भी है, माला सिन्हा के साथ वो मतलब जब उनका इमोशनल रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है तो उसे एस्टेब्लिश कैसे करेंगे, तो वो दोनों आमने सामने बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो ये तीन उनके बहुत बड़े शौक थे, पतंग उड़ाना, बैडमिंटन खेलना, और ये पानी पूरी उनको बहुत पसंद थी। तो विक्टोरिया मेमोरियल पर जब वो पानी पूरी खाने के लिए जाते थे, और ये झालमुड़ी, मतलब यहाँ हमारे क्या बोलेंगे, ममरा ने शू कहीશું मुरमुरे, तो मतलब वो भेल टाइप जो आइटम वहां पे मिलती है, जिसे बंगाली में झालमुड़ी बोलते हैं, सरसों का तेल डालकर वो बनाई जाती है। तो वो खाने के लिए वो विक्टोरिया मेमोरियल पर काफी घंटों तक बैठे रहते थे। तो वहां पे एक ऐसा इंसान, मतलब सर पर टोपी है, लुंगी पहनी हुई है, एक चेयर यहाँ पे लटकाई हुई है, और हाथ में बहुत सारी तेल की शीशियां हैं, और वो तेल मालिश करने के लिए घूमता रहता था। और वो इंसान गुरुदत्त साहब को बहुत ही पसंद था। उस कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेकर जॉनी वॉकर, मतलब आप समझ सकते हैं कि जॉनी वॉकर का रोल इतना बड़ा ये नहीं है, मतलब अगर नहीं भी वो कैरेक्टर होता तो भी वो फिल्म बन सकती थी। लेकिन जो गाना वो पॉपुलर हुआ और जिस तरह से जॉनी वॉकर को हम सबने एक्सेप्ट कर लिया है, हम सोच नहीं सकते कि ये गाने के सिवा भी प्यासा फिल्म बन सकती थी। मुझे लगता है कि ये गाने की बात की तो जयेश भाई को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो गाना है सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, वो गाना हम सबके सामने पेश करें। ठीक है, तो जॉनी वॉकर स्टाइल बोलना भी पड़ेगा ना, मालिश, तेल मालिश सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए, तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे साथ हमारे, काहे घबराए काहे घबराए, तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी, तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी, सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए
या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे साथ हमारे, काहे घबराए। प्यार का होवे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार का होवे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन सुन सुन, अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे साथ हमारे, काहे घबराए। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। सुन सुन सुन, अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए। एक्चुअली ये गाने के बाद बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे बीच में किसी ने डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया हो। लेकिन ये अब मेरे बोलने कर दे तेल मालिश। तो दूसरी आगे हम लोग बात करेंगे कि गुरुदत्त साहब जब प्रभात स्टूडियो में जब वो मतलब उनकी नौकरी लगी, आप जान सकते हैं थे वो जमाना जो था, मतलब राजकमल है, प्रभात है, जेमिनी स्टूडियो है, पृथ्वी थिएटर्स है, फिर उन सबका जमाना भी धीरे धीरे चला गया, वो भी हम लोग जानते हैं। लेकिन 1946 में पीएल संतोषी एक फिल्म बना रहे थे, और ये फिल्म इतनी जानी पहचानी फिल्म नहीं है, लेकिन मतलब जहां तक मुझे याद है, मैं पूरा रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, ये देवानंद साहब की पहली फिल्म थी और कम्युनल हार्मनी पर ये फिल्म थी, हम एक है। जस्ट बिफोर फ्रीडम ये फिल्म की शुरुआत हुई थी, और उसी समय पर मतलब पीएल संतोषी के असिस्टेंट के तौर पर गुरुदत्त साहब काम कर रहे थे, और हम एक का शूटिंग चल रहा था। अब देवानंद साहब और गुरुदत्त साहब की दोस्ती कैसे हुई, उसके पीछे भी एक मजेदार किस्सा है कि गरीबी में जीवन बीत रहा था, गुरुदत्त साहब के पास इतने ज्यादा कपड़े नहीं थे, तो एक बार धोबी से शर्ट की अदला बदली हो गई। जो शर्ट जो देवानंद साहब का था वो गलती से हैंडओवर हो गया गुरुदत्त साहब को, और गुरुदत्त साहब के पास कोई दूसरा शर्ट उस समय अवेलेबल नहीं था, तो वो वही शर्ट चढ़ाकर प्रभात स्टूडियो में चले गए। अब देवानंद ढूंढ रहे हैं कि मेरा शर्ट कहाँ पे गया, और सामने से देख रहे हैं कि मेरा शर्ट पहन के कोई आ रहा है। तो फिर गुरुदत्त साहब ने बताया कि ऐसी मुश्किल घड़ी थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो वहां से देवानंद साहब और गुरुदत्त की दोस्ती की शुरुआत हुई, और ये दोस्ती मतलब इंडियन फिल्म सिनेमा में हम इसे बेमिसाल दोस्ती बोल सकते हैं। ये दोस्ती इतनी मजबूत रही, इतनी पक्की रही कि दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि मतलब अगर देवानंद साहब कोई फिल्म बनाएंगे तो एज ए डायरेक्टर वो गुरुदत्त साहब को रखेंगे, और अगर गुरुदत्त साहब अगर कोई फिल्म बनाते हैं तो एज ए एक्टर वो देवानंद साहब को रखेंगे। तो हम जानते हैं कि सीआईडी हो, बाजी हो, ये फिल्म में ये प्रॉमिस दोनों ओर से फुलफिल हुआ। तो ये दोस्ती इंडियन सिनेमा में बेमिसाल बताई जाती है।
तो देवानंद साहब का भी एक इंटरव्यू अवेलेबल है यूट्यूब ऊपर, आप देख सकते हैं। गुरुदत्त जी का अहमदाबाद के साथ भी एक रिश्ता रहा है। उनके माता जी के जो भाई थे, मतलब गुरुदत्त साहब के सगे मामा, वो अहमदाबाद की मिल में वीविंग मास्टर थे। और वो अपने मतलब उनके ये जो सगे मामा जो थे, उनको उनके चाचा जी ने गोद लिया था क्योंकि उनको कोई और दूसरा बच्चा नहीं था। लेकिन वो गुरुदत्त साहब के सगे मामा थे जो यहाँ अहमदाबाद में रहते थे। और अपनी मम्मी के साथ गुरुदत्त साहब का अहमदाबाद आना जाना भी हुआ है। तो इसकी वजह से वो गुजराती लोगों से काफी नजदीक भी थे, क्योंकि जहाँ पे वो रहते थे कोलकाता में भवानीपुरा करके जगह, वहां पे भी बहुत सारे गुजराती थे। और उनके स्ट्रगलिंग पीरियड में, मतलब जब वो वहां पे रहते थे और फिल्म में जब उनकी शुरुआत नहीं हुई थी, उस समय पर उनका एक बहुत ही जिगरजान दोस्त था, नवीन उदानी, जो एक गुजराती उनका दोस्त था। बाकी तो मतलब उनकी बाजी फिल्म है, आर पार है, मिस्टर एंड मिसेस 55 है। ये सारी फिल्मों के बारे में मैं बात नहीं करूंगी। एक बात करूंगी मिस्टर एंड मिसेस 55 के ऊपर, सिर्फ एक, कि गुरुदत्त साहब, हालांकि जो उनकी फिल्मों के ज्यादातर जो स्क्रिप्ट राइटर, मतलब जो राइटर रहते थे, वो उनके बहुत ही करीबी दोस्त जो थे अबरार अलवी, वही रहते थे। लेकिन ये दोनों मिलकर फिल्म के डायलॉग लिखने में कितनी मतलब सटीकता से पेश आते थे, उसका सिर्फ एक नमूना दिखाने के लिए मैं एक बात कहूंगी। मिस्टर एंड मिसेस 55 आप में से किसी ने देखी है? अच्छा, देखी है। उसमें एक सीन आता है, हाँ, मधुबाला वो प्रीतम के साथ जाती है अपने गांव में, प्रीतम के गांव में जाती है। और वहां पे प्रीतम की भाभी है, गांव की सीधी सादी औरत। और ये जो है मधुबाला, मतलब शहर में पली बड़ी, लिबरल विचार उसके अंदर है, मतलब वीमेन फ्रीडम में, वीमेन्स लिबर्टी में जो बिलीव करती है। तो वो वहां पे गांव में जाके ये प्रीतम की भाभी से बात करती है और उनसे पूछती है कि आपका पति आपको क्या मारता है। मतलब डायलॉग थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है कि आपका पति क्या आपको मारता है। तो वो भाभी बताती है कि हाँ, मारता है। फिर मधुबाला फिर से क्वेश्चन करती है, उसे छोड़ क्यों नहीं देती। अब छोड़ क्यों नहीं देती, इसका रिप्लाई ये प्रीतम की भाभी क्या करेगी, ये डायलॉग सोचने के लिए 2 दिन चले गए कि क्या रिप्लाई होना चाहिए जिससे ये इंडियन ऑडियंस जो है और हमारी जो सोशल रियलिटी भी जो है, वो ये रिप्लाई को एक्सेप्ट कर पाए। तो 2 दिन अबरार अलवी और गुरुदत्त साहब को ये सोचने में गए कि इसका रिप्लाई क्या होना चाहिए, कि अगर तुम्हें तुम्हारा पति मारता है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते। अबरार अलवी ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने इतनी सारी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, बहुत सारी मतलब फिल्मों का मैं राइटर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी लाइफ का बेस्ट डायलॉग अगर जिसे मैं बताऊं तो ये डायलॉग है जो 2 दिन सोचने के बाद मिला। तो वो भाभी अंत में जवाब देती है, मतलब पूरा डायलॉग मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बताती है कि अगर खाने के टाइम पे खाने में कंकड़ आ जाए तो क्या हम खाना फेंक देते हैं। और वहीं पे वो रिप्लाई खत्म हो जाता है। तो आप बताओ कि वो कितना ब्यूटीफुली उन्होंने नरेट किया। कंकड़ निकालना है लेकिन खाना नहीं फेंकना है। ये देखो, ये कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने ये बात बताई है। मतलब ये जो मतलब मधुबाला का जो कैरेक्टर है, वो जो मतलब जो एक्स्ट्रा लिबर्टी की जो बात ये मिस्टर एंड मिसेस 5 में जो बताई गई है, मतलब उसके सामने मतलब कौन सी वैल्यू हो सकती है। ना ही ये फ्यूडल वैल्यू है। जो कोर्ट बिल पास हुआ था उसको रेफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए बनाई। अच्छा। तो मतलब ना ही ये कोई फ्यूडल स्टेटमेंट है, ना ही कोई अल्ट्रा डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट है। तो अलवी साहब ने भी ये बताया था कि मेरी लाइफ का ये सबसे बेस्ट डायलॉग जो है, जो हम दोनों ने 2 दिन सोचने के बाद ये लिखा था। वहीदा रहमान, हम जानते हैं कि गुरुदत्त साहब मतलब की ही वही उनकी खोज है। वो पहले तेलुगु फिल्म में एक्टिंग करते थे, और तेलुगु फिल्म उनकी एक रोजुलू मरियाऊ करके एक फिल्म थी, मतलब उसका हिंदी ये होता है कि अच्छे दिन आ रहे हैं, मतलब दिन आ रहे हैं या दिन आ गए हैं। तो उस फिल्म में उनका डांस बहुत ही पॉपुलर हुआ था। और उनके साउथ के मतलब गुरुदत्त साहब के साउथ के एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने उन्हें बताया, हाँ। तो 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 उन्होंने
तो उन्होंने बताया कि आप इनसे मिलिए, वहीदा जी से आप मिलिए, उनसे आप मिलिए। तो वो मतलब जा रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं, लेकिन पहली जो मुलाकात है वहीदा रहमान जी से वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है, ऐसा वहीदा रहमान जी को लगता है। गुरुदत्त साहब की डेथ के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि अबरार अलवी आए थे, दूसरे भी एक साथी थे, गुरुदत्त साहब भी थे, और सब लोग बैठे थे। उनको फ्लाइट की टिकट नहीं मिली थी, ट्रेन की टिकट नहीं मिली थी, तो वो मुंबई से हैदराबाद कार ड्राइव करके पहुंचे थे, और रास्ते में कार को किसी भैंस ने टक्कर मार दी थी, इसलिए उन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा रुकना पड़ा, और उसी सिचुएशन में वहीदा रहमान के साथ उनकी मुलाकात होती है। तो वहीदा रहमान बताते हैं कि गुरुदत्त साहब ने कुछ बताया नहीं, कुछ बातचीत नहीं की, अबरार अलवी साहब ही बातचीत करते रहे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि होगा, ऐसे तो बहुत सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर मिलने के लिए आते हैं, तो उन्होंने उस समय पर ये मुलाकात को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। लेकिन जब सीआईडी बना रहे थे, तब 2-2.5 महीने के बाद गुरुदत्त साहब ने वहीदा रहमान जी को कॉल किया, और फिर 1200 पर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के साथ उनको अपने साथ जोड़ा। वहीदा रहमान जी की एक कंडीशन थी कि फिल्म में जो भी कपड़े पहनाए जाएंगे, मतलब जो कॉस्ट्यूम मुझे प्रोवाइड किया जाएगा, उसका डिसीजन मैं लूंगी। ये भी देखिए, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि सारे कॉस्ट्यूम के डिसीजन जो है वो मैं लूंगी। और दूसरी जो कंडीशन थी, वो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी हुई थी, लेकिन वो ओरल कंडीशन थी, जो वहीदा रहमान जी को पता चला था, मतलब कुछ दोस्तों से, कुछ लोगों से, कि गुरुदत्त साहब गुस्सा बहुत करते हैं, मतलब छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो परफेक्शन का बहुत आग्रह रखते हैं। तो उन्होंने ओरली एक कंडीशन रखी थी कि आप कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे, जिस दिन आपने मुझ पर मतलब चिल्लाने की कोशिश की, तो मैं उसी दिन निकल जाऊंगी। ये प्रॉमिस गुरुदत्त साहब ने मतलब पूरे लाइफ टाइम ये प्रॉमिस को फुलफिल किया। अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन कागज के फूल उसके विषय में बात करूंगी थोड़ी सी, फिर साहिब बीवी गुलाम, और लास्ट में प्यासा। जयेश भाई के गीत जब प्यासा की बात करूंगी उसी समय पर आएंगे, तो बीच में ये 2 फिल्मों की बात मैं कर लेती हूँ। कागज के फूल 1959 में प्यासा के बाद रिलीज हुई थी, लेकिन मैं प्यासा से पहले इसकी बात कर रही हूँ। राज कपूर ने ये जब फिल्म रिलीज हुई, तब ये राज कपूर का भी सेंटेनरी ईयर चल रहा है। कभी मौका मिले तो हमें उनकी कुछ सिलेक्टेड फिल्मों के विषय में भी बात करनी चाहिए। तो राज कपूर साहब ने ये बताया था कि ये फिल्म जो थी अपने समय से काफी आगे थी, मतलब उस समय पर मतलब हमारा जो ऑडियंस जो था, जो ट्रेडिशनल ऑडियंस जो था, जो ऑडियंस यही सोचता है, मतलब आज के समय की बात करें कि अगर 250-300 रुपए खर्च करके अगर हम किसी थिएटर में जाते हैं तो एंडिंग हैप्पी होनी चाहिए, हम सब ये बिलीव करते हैं, क्योंकि फिल्म एज ए मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट हम लोग बिलीव करते हैं। तो राज कपूर ने स्टेटमेंट दिया था कि ये फिल्म अपने समय से काफी आगे है। तो आज हो सकता है कि इस फिल्म को समझा ना जाए, लेकिन आने वाले दिनों में ये फिल्म बहुत बड़े पैमाने पर इसका एप्रिसिएशन होगा, और ये बात सच भी साबित हुई। कागज के फूल बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में जहाँ पे मतलब फिल्म क्रिटिक, मतलब फिल्म एप्रिसिएशन या फिल्म स्टडी, जहाँ कहीं भी पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी पढ़ाया जाता हो, अगर वहां पे कागज के फूल ना पढ़ाई जाती हो तो ही वो ताजुब की बात है। तो कागज के फूल हर जगह पे पढ़ाई जाती है। बहुत सारे फिल्म क्रिटिक है ये फिल्म को मतलब ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं कि गुरुदत्त साहब जो फिल्म में कहना चाहते थे वो नहीं कह पाए, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है। मतलब फिल्म जहाँ से शुरू होती है, आप सबने देखी होगी, और उसका जो मतलब पॉपुलर जो 2 गाने हैं, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, ना तुम रहे ना तुम, ना हम रहे ना हम, और उसका जो फिल्म शुरू होने के साथ ही जो गाना है, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। बिछड़े सभी बारी बारी। तो यही मतलब फिल्म की बात है। मतलब पूरी फिल्म, मतलब मैंने 4-5 महीने पहले ही फिर से देखी थी ये फिल्म। मुझे तब पता नहीं था कि मुझे गुरुदत्त के विषय में ये डिस्कशन करना होगा, लेकिन
ये 2 लाइन में ही सारी फिल्म की बात आ जाती है कि देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। ये फिल्म की जो सबसे बड़ी जो बात है, जो मुझे सबसे अच्छी लगी और आप सबने भी इसी विषय में सुना होगा, कि गुरुदत्त साहब लाइट एंड शेडो अपनी फिल्म में बहुत इस्तेमाल करते थे। और मतलब ये पूरी फिल्म अगर आप देखो या ना देखो, लेकिन आज घर जाकर ये गाना जरूर देखना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तो शुरू कहाँ से हो रहा है, तो एक कैरेक्टर मतलब गुरुदत्त साहब अंधेरे की ओर जा रहे हैं और लाइट शेडो जो है वो वहीदा रहमान के ऊपर है। और जब फिल्म का गाना जब बीच में पहुंचता है, तब बीच में लाइट का शेडो है और दोनों अंधेरे में खड़े हुए हैं। तो ये जो मतलब पूरा जो पिक्चराइजेशन ये जो गाने का हुआ है, एक पूरा बहुत बड़ा स्टूडियो जो खाली पड़ा है और उसी के बीच में ये दोनों कैरेक्टर खड़े हुए हैं लाइट और शेडो के बीच में। और दोनों के बीच में मतलब कहीं पर भी मतलब कोई अनएथिकल रिलेशनशिप आपको दिखाई नहीं देगा। एक एस्थेटिक लव, एक ब्यूटीफुल लव, मतलब जहाँ पे ये मतलब बहुत सारे फिल्म क्रिटिक ने ये बात बताने की कोशिश की है कि वहां पर गुरुदत्त साहब जो उन्होंने एक फिल्म डायरेक्टर का रोल प्ले किया है, सिन्हा साहब, और वहीदा रहमान जो उन्होंने एक शांति करके फिल्म एक्ट्रेस का रोल प्ले किया है। मतलब बहुत सारे क्रिटिक ये बताते हैं कि ये एक यूटोपियन लव था, मतलब सिन्हा साहब और शांति के बीच में। मैं ये नहीं मानती हूँ, वो यूटोपियन लव नहीं था, मतलब वो काल्पनिक प्रेम नहीं था। वो समाज की जो वास्तविकता है उसी के साथ एक दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और एक दूसरे को चाह भी रहे हैं। तो बीच में एक जगह पे मतलब जब दोनों को बिछड़ने का जब समय आता है, तब एक बहुत ही अच्छा डायलॉग आता है कि ये समझ में नहीं आता कि कुछ लोग एक दूसरे को इतने समझते क्यों हैं। मतलब वर्ड टू वर्ड मुझे याद नहीं है, लेकिन इतनी ही बात है कि इतना हम क्यों समझते हैं ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जो ब्यूटीफुली मतलब कहीं फिजिकल टच भी नहीं है, कहीं पर कोई फिजिकल रिलेशनशिप ऐसी भी कोई बात नहीं है, कोई सेक्स की बात नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में इतना ब्यूटीफुली एस्थेटिक लव को दिखाने की कोशिश की है। तो ये फिल्म मतलब ये भारत की फर्स्ट सिनेमास्कोप फिल्म, मतलब जो वाइड स्क्रीन पे जो दिखाई जाती है 35 mm पर नहीं, टेक्निकली तो शायद जयेश भाई बता पाएंगे, लेकिन ये पहली ऐसी फिल्म थी। और फिल्म की शुरुआत भी जो होती है, मतलब जो डायरेक्टर है सिन्हा साहब जो है, वो जब अपने स्टूडियो में जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा बाज पक्षी, मतलब जैसे वो इम्पोज हो रहा है सब मतलब सामाजिक वास्तविकता पर, वो पंछी वो बहुत बड़ा पंछी जैसे डोमिनेट कर रहा है। मतलब जैसे मतलब देखिए मतलब कितना ब्यूटीफुली उन्होंने ये सिंबॉलिकली हमें दिखाने की कोशिश की है। तो अभी 2 दिन पहले जयेश भाई के साथ बात कर रहे थे, तो जयेश भाई ने भी ये बताया था कि ये मतलब दुख देने वाली फिल्म है, मतलब हम देख के दुखी हो जाते हैं। मतलब जैसे उसका जो कोई एंड है वो हम मतलब हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई निराशाजनक फिल्म नहीं है मेरे हिसाब से। मेरी फिल्मों की जितनी भी मतलब समझ है, मेरे पापा पीछे जो मेरे बैठे हैं चाचा, जयेश भाई और द्वारिका नाथ जी, इन 4 लोगों की वजह से मेरी फिल्मों की समझ जो है वो डेवलप हुई है। तो ये फिल्म का जो एंड है, सिन्हा साहब वो सुसाइड नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्टर की चेयर पर ही मर जाते हैं। अगर वो ये फिल्म अगर ये बहुत मतलब निराशा देने वाली होती, तो मुझे लगता कि फिल्म का एंड ये हो सकता था कि उन्हें सुसाइड करके ही मतलब मार दिया जाता। लेकिन फिल्म में सुसाइड नहीं दिखाया है, एक सहज तौर पर उनकी मृत्यु होती है। तो मुझे लगता है कि एक सेंसिटिव इंसान, आजादी के बाद जो हमारे देश की सिचुएशन हुई और हमारे समाज में जो स्वार्थ की भावना बढ़ रही है, मान लो कि वो फिल्म के फील्ड में भी है, लेकिन एक सेंसिटिव इंसान का अंत कैसे होता है, वो रियलिस्टिक सिचुएशन गुरुदत्त साहब ने कागज के फूल में बताने की कोशिश की है। तो मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म कोई निराशा दिखाती है। ये फिल्म में पहले अशोक कुमार को लेने की बात थी सिन्हा साहब, सुरेश सिन्हा साहब के रोल में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ये दुख देने वाली फिल्म में मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। फिर देवानंद के भाई चेतन आनंद को रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन चेतन आनंद ने जो फीस बताई वो फीस गुरुदत्त साहब अफोर्ड नहीं कर सकते थे।
लास्ट में दिलीप कुमार को भी अप्रोच किया, लेकिन दिलीप कुमार को लगा कि उन्होंने प्यासा भी रिजेक्ट कर दी थी, तो उन्होंने कहा कि वैसे भी वो देवदास की वजह से स्टीरियोटाइप हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी दुख भरी कहानी में मुझे रोल प्ले नहीं करना है। फिर लास्ट में गुरुदत्त साहब ने ही सिंहा साहब का रोल प्ले किया। तो वक्त ने मतलब ये फिल्म कागज के फूल के विषय में और उसके अंत के विषय में मैं यही बताना चाहती हूँ। दूसरी जो उनकी क्लासिकल फिल्म और जिसे हम लोग कमर्शियली सक्सेसफुल भी हम जिसे मान सकते हैं, वो है साहिब बीवी गुलाम। अभी मतलब 10-12 दिन पहले ही मैंने ये नॉवेल पढ़ी और मुझे लगा कि ये नॉवेल की एक नवल कथा, एक नॉवेल की हाइट क्या हो सकती है। मैंने बिमल मित्र को पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा तो बिमल मित्र ने इसकी प्रस्तावना में ये बताया है, गुजराती ट्रांसलेशन अवेलेबल है, एग्जैक्ट बंगाली में क्या बताया होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये बताने की कोशिश की है, मतलब प्रस्तावना में ये लिखा है कि मैंने साहिब बीवी गुलाम ये लिखने के समय हमेशा ये कोशिश की है और पूरे तरीके से ये ख्याल रखा है, बहुत ही सावधानी से ये नवल कथा मैंने लिखी है कि कहीं कहानी लिखते लिखते इतिहास कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। इतिहास में कहानी आ सकती है, लेकिन कहानी में इतिहास नहीं होना चाहिए। तो ये जो उन्होंने बताया कि इतिहास लिखो, आप कहानी के तौर पर आप इतिहास लिखो, लेकिन इतिहास खुद कहानी ना बन जाए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और 500 मतलब 570 पेजेस की ये नवल कथा है। किस प्रकार हमारे देश में एक सामंतवादी व्यवस्था जो है वो खत्म हो रही थी और उसके सामने एक नई डेमोक्रेटिक वैल्यूज सामने आ रही थी। कैसे एक पढ़ने लिखने वाला एक मिडिल क्लास आ रहा था, मतलब जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो जो बंगाल कोलकाता की जूट मिल में जो काम करना चाह रहा है, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं। फ्यूडल सिस्टम में सब लोगों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, और वो मतलब जब जमींदारी प्रथा खत्म हो रही है, फ्यूडल सिस्टम खत्म हो रही है और एक लिबरल डेमोक्रेटिक क्लास जब सामने आ रहा है, तो एक सिस्टम का खत्म होना और दूसरी सिस्टम का उभर के आना, ये उन्होंने साहिब बीवी गुलाम में दिखाने की कोशिश की है। और कुछ लोगों ने ये बताया है ये फिल्म के विषय में कि फिल्म जो है वो नवल कथा से भी ज्यादा लिटरेरी फॉर्म रखती है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मतलब 570 पेज की नवल कथा को 2.5 घंटे की फिल्म में अकोमोडेट करना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी जो ये लाइट और शेडो का जो कमाल है, और लैंडलॉर्ड कैसे खत्म हो रहे हैं, फ्यूडल सिस्टम कैसे खत्म हो रही है, वो जो ब्यूटीफुली गुरुदत्त साहब ने ये फिल्म में दिखाया है। उसका एक गाना है, ये साकिया आज रात मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रात जगा है। ये मीनू मुमताज मतलब चुन्नीबाई का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है। ये गाना भी आप देखना, 6 एक्स्ट्रा डांसर है, मैं आज देख के आई हूँ इसलिए बता रही हूँ कि 6 डांसर है और मीनू मुमताज ये गाने पे डांस कर रही है। 6 जो एक्स्ट्रा डांसर जो है वो टोटली शेडो में है, हाफ शेडो में है, और उनकी परछाई भी उनके साथ डांस करती हुई आपको दिखाई देगी। तो हाफ शेडो मतलब किसी भी एक्स्ट्रा डांसर का फेस आपको दिखाई नहीं देगा। तो मीनू मुमताज जो है वो जो डांस कर रहे हैं वो लाइट में है, और जो 6 एक्स्ट्रा डांसर ये जो डांस कर रहे हैं वो हाफ शेडो में है, और उनके शेडो मतलब उनकी परछाई भी उनके साथ डांस कर रही है। तो ये जो गाना जो है, ये गाना मतलब आज भी लाइट एंड शेडो को पढ़ाने के लिए हर यूनिवर्सिटी जहाँ पे ये फिल्म स्टडी जहाँ पे होता है, ये गाना दिखाया जाता है। दूसरी जो ये फिल्म की सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मुझे लगता है कि मुझे आपको बतानी चाहिए, ये छोटी बहू का जो कैरेक्टर है, जो मीना कुमारी ने रोल प्ले किया है, तो जैसे नवल कथा में छोटी बहू का कैरेक्टर, मतलब जब भूतनाथ करके जो कैरेक्टर है, वो भूतनाथ जब छोटी बहू से पहली बार हवेली में मिलता है, और जो पिक्चराइजेशन गुरुदत्त साहब ने किया है, मतलब उनके कैमरा आर्टिस्ट या वो तो मूर्ति साहब थे, लेकिन हमें पता चल जाता है कि ये हर फ्रेम में गुरुदत्त साहब का ही फाइनल टच होना चाहिए, उनके सिवा ये फ्रेम कोई बना नहीं सकता।
तो जैसे नॉवेल में ये डिस्क्रिप्शन आता है कि भूतनाथ कैसे छोटी बहू को देख रहा है, एग्जैक्टली ऐसे ही फिल्म में विजुअलाइज किया है कि कैसे छोटी बहू के पैरों पे अलता लगा हुआ है और पैर से शुरू करते करते वो ऊपर जाते हैं और फिर वो ब्यूटीफुल फेस मीना कुमारी का वो जो दिखाते हैं, मतलब नॉवेल और फिल्म का विजुअलाइजेशन, ये दोनों में आपको इतना सा भी फर्क नहीं दिखाई देगा। तो ये फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ज्यादातर ये फिल्म को लेकर दो कैरेक्टर की बात होती है, ये मीना कुमारी मतलब छोटी बहू का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है, और एक है वहीदा रहमान का कैरेक्टर जवा, मतलब बंगाली में जबा बोलेंगे, जबा ये जास्मीन फूल को बंगाली में बोलते हैं, जो दुर्गा देवी को मतलब दुर्गा को चढ़ाया जाता है, ये फूल जास्मीन रेड फूल जो होता है। तो जबा ब्रह्मो समाजी है, मतलब एक पढ़ी लिखी जो शादी के लिए अपनी चॉइस खुद कर सकती है, ऐसी एक लिबरल मतलब कैरेक्टर जिसे हम बोल सकते हैं, जबा ऐसा कैरेक्टर है। मतलब वो दिखा रहे हैं नॉवेल में भी कि कैसे महिलाएं भी ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय के इम्पैक्ट के बाद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के इम्पैक्ट के बाद कैसे लड़कियां भी बाहर पढ़ने के लिए आ रही हैं। दूसरा कैरेक्टर है छोटी बहू का, मीना कुमारी का। मतलब हम सब जानते हैं कि ये जो गाना बहुत फेमस है, न जाओ सैया छुड़ा के भैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। तो ये दो कैरेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा बातें होती है। हम ये बात भी बताते हैं कि कैसे एक जमींदारी प्रथा के अंदर रहने वाली एक औरत अपने पति का मतलब प्यार पाने के लिए किस हद तक वो जा सकती है, मतलब वो शराब भी पीने लगती है। मतलब ये जो लैंडलॉर्ड्स जो दिखाए गए हैं, मतलब वो बताया जाता था कि वो हवेली के जो बड़े बड़े जो पुरुष है, जो जमींदार है, वो अपनी एक भी रात घर पे नहीं बिताते, वो तो जाएंगे कोठे पर तवायफों का डांस देखने के लिए। घर में रहे मतलब वो मर्द ही नहीं है। तो मीना कुमारी छोटी बहू का जो कैरेक्टर है वो सब कुछ करने के लिए रेडी है कि अगर आप कोठे पर जाकर शराब पीते हो, कोठे पर नाचने वाली जो चुन्नी बाई है वो भी अगर शराब पीती है, तो वही डांस मैं घर पर भी कर सकती हूँ, मैं शराब भी पी लूंगी। तो ये छोटी बहू का जो कैरेक्टर है, ये छोटी बहू और जबा, ये दोनों कैरेक्टर की हम लोग बात करते हैं, लेकिन ये दोनों के बीच में जो दो कैरेक्टर हैं, जो गुरुदत्त साहब ने ये फिल्म में बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। छोटी बहू है तो उससे पहले दो बहुएं और भी है उस हवेली में, बड़ी बहू जो कि एक वीडो है, और मजली बहू, ये दोनों है। मजली बहू जो है मतलब उनके पति अभी जिंदा है, वो भी बड़े जमींदार हैं। तो उसका काम क्या है, तो एक ही सीन में गुरुदत्त साहब ने बताया है, जो नॉवेल में तो बहुत ही मतलब डिस्क्रिप्शन के साथ आता है कि तुम्हें और क्या चाहिए, गहने बनवाओ और गहने तोड़वाओ। तो एक ही सीन में गुरुदत्त साहब ने ये मतलब मजली बहू का क्या सिचुएशन है हवेली में, वो पूरा दिखा दिया है। मतलब वो गहने ही बनवाती रहे, गहने ही तोड़वाती रहे, और ये शतरंज खेलती रहती है अपनी दासियों के साथ। और जो बड़ी बहू जो है वो मतलब वीडो है, और वीडो के ऊपर हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन उस समय में होते थे। तो एक ही सीन में वो पूरी सिचुएशन दिखा दी है कि वो जो बड़ी बहू है वो इतनी मान मर्यादा वाली है कि कुछ भी करने से पहले वो 64 टाइम्स अपने हाथ धोएगी। तो एक ही सीन में वो बताने की कोशिश की है कि वो हाथ धोते धोते सो जाते हैं, फिर उनकी दासी बताती है कि अभी तो इतना ही हुआ है, 3-4 बार और बाकी है। तो जो नॉवेल में इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, वो सिर्फ 2 सीन में ये मजली बहू और बड़ी बहू जो वीडो है, उन दोनों की बात गुरुदत्त साहब ने सिर्फ 2 सीन में हमें बता देने की पूरी कोशिश की है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन भी दिखाया है। जो बड़ी बहू है वो टोटली फ्यूडल सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करती है। फ्यूडल रिस्ट्रिक्शन को फॉलो ना करते हुए भी जो मजली बहू जो है वो गहने शतरंज इसी में डूबी हुई है। छोटी बहू जो है, ये देखिए मैं थोड़ा सा खुलकर बताऊंगी, शबाना आजमी ने अपने एक इंटरव्यू में बताने की कोशिश की थी। ये जो गाना है, न जाओ सैया छुड़ा के भैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, ये गाना क्या है, ये मतलब एक पत्नी की एक डिजायर है कि मैं अपने पति के साथ रहूं। तो उस समय की फिल्म में ये बताने की कोशिश करना, उसकी ये डिजायर कि मैं अपनी पति के साथ रहना चाहती हूँ, और ये ब्यूटीफुली ये गाने के साथ बताने की कोशिश करना,
और औरत की भी कुछ डिजायर होती है, ये एस्टेब्लिश करने की जो कोशिश नॉवेल में भी हुई है और ये फिल्म में ये गाने के तहत ब्यूटीफुली जो हुई है, मतलब हम इसे भूल नहीं सकते। नॉवेल और फिल्म में काफी अंतर है। फिल्म में जवा और भूतनाथ की शादी हो जाती है, नॉवेल में वो नहीं होती है। नॉवेल में राजा राम मोहन रॉय की बात आती है, हमारे देश के अनुशीलन समिति जो पहला क्रांतिकारी संगठन है उसकी बात आती है, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी जिन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी के ऊपर बॉम्बार्डिंग करने की कोशिश की थी, फिर उनको फांसी हुई, वो बात भी आती है। विवेकानंद के पूरे प्रभाव की बात नवल कथा में है। लेकिन ये सारी बातें कुछ एक जगह पे छोटा सा बॉम्बार्डिंग की बात करके फिर छोड़ दी गई है। तो फिल्म और नवल कथा ये दोनों में ये काफी सारा डिफरेंस है। और लास्ट में जो गुरुदत्त साहब की जो फिल्म है प्यासा, प्यासा के विषय में मैं बात करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि बात ज्यादा हो गई। प्यासा का जो गाना जो मुझे लगता है कि आज भी इतना ही रिलेवेंट है, वो गाना मतलब कैसे फिल्म में आया उसका भी एक छोटा सा किस्सा है, लेकिन वो मैं गाने के बाद आप सबके साथ शेयर करूंगी। 1957 में ये बनी थी। गुरुदत्त जी ने अपनी बेरोजगारी के समय में कश्मकश करके एक कहानी लिखी थी, उसी पर से ये फिल्म प्यासा बनी है। लेकिन उसका एक गाना जो हमारी पूरी समाज व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा व्यंग है, जिन्हें नाच है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो मैं जयेश भाई को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो गाना हम सबके सामने पेश करें। ये गाना आप सभी ने सुना ही होगा, और जो भी समाज को या देश को सही मायने में प्यार मोहब्बत करते हैं, उनको ये दिल को छू जाने वाला है, जहन में हमेशा गुनगुनाता है। ऐसा गाना जब मैंने भी ये फिल्म में पहली बार देखा तो गजब का लगा था। तो ये गाना तो लंबा है, तो मैं पूरा तो नहीं गाऊंगा, कुछ गाऊंगा। normal standard songs. हाँ। ये कूचे ये मेला ये घर दिल कसी के, ये कूचे ये नीलाम घर दिल कसी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। ये पुरपेच गलिया ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। ये सदियों से बेख्वाब सहमी सी कलिया, ये मसली हुई अर्द खिली जर्द कलिया, ये बिकती हुई खोखली रंग रलिया, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। वो उजले दरीचों में पायल की छन छन, थकी हारी सांसों पे तबले की धन धन, वो उजले दरीचों में पायल की छन छन, थकी हारी सांसों पे तबले की धन धन, ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन ठन, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है।
जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखलाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। लिखा है वर्ड्स जो है साहिर 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 सैल्यूट। हाँ, साहिर लुधियाना, साहिर लुधियाना। एक्चुअली साहिर के गीतों के बिना ये फिल्म नहीं बन सकती थी, मास्टरपीस नहीं बन सकती थी। बहुत सारे लोग ये भी बिलीव करते हैं कि ये मतलब गुरुदत्त साहब की पर्सनल लाइफ पर है। कुछ लोग ये बताते हैं कि नहीं नहीं, ये तो साहिर की पर्सनल लाइफ पर है। ये किसी की भी पर्सनल लाइफ पर नहीं है, ये हम उस समय पर जो भी लोग थे उन सबकी पर्सनल लाइफ पर ये फिल्म है। तो ये जो गाना जयेश भाई ने जो गाया, वो कैसे ये फिल्म में इंट्रोड्यूस हुआ उसका भी एक किस्सा है कि मुंबई में तो ये मुजरे और ये सब उतने बड़े पैमाने पर नहीं थे। तो फिल्म में रियलिटी लाने के लिए वो लोग गए हैदराबाद, और वहां पे एक कोठे पर वो लोग अबरार अलवी और गुरुदत्त साहब दोनों गए, और वहां पे जो मतलब ये डांस करने वाली जो महिलाएं थी, जो तवायफ जो थी वहां पर, तो उन्होंने गुरुदत्त साहब को पहचान लिया। तो वो तो गए थे रियल सिचुएशन देखने के लिए कि कोठों पे सिचुएशन क्या होती है। तो जब वो वहां पे पहुंचे और बात की कि हम ये मतलब अपनी पहचान नहीं बताई, लेकिन आर पार फिल्म की वजह से वो ऑलरेडी फेमस हो चुके थे। तो जब वो वहां पे कोठे पर बैठे तो जो तवायफ थी उन्होंने ये गाना पेश किया, कभी यार कभी पार लागा तीरे नजर, क्योंकि वो गुरुदत्त साहब को पहचान गए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये गाना नहीं सुनना है, आप जो हर रोज जो गाना गाते हैं वो गाना हमें सुनाओ। तो फिर उन्होंने दूसरा गाना पेश किया, और उसी समय पर मतलब उनके कोठे पर कोई एक और मर्द आता है, और वो तवायफ के मतलब जब वो डांस कर रही है उस पर कुछ पैसे उछालता है, और तभी अबरार अलवी साहब और गुरुदत्त साहब मतलब वो नोटिस कर रहे हैं कि जो लेडी सामने डांस कर रही है वो प्रेग्नेंट है। तो वो बीच में से ही खड़े हो गए। गुरुदत्त साहब ने पूरे ये समय में कुछ बात नहीं बताई, उस महिला के हाथ में 2,500 रुपए दिए, और सिर्फ इतना कहा कि जब तक बच्चा पैदा हो जाए तब तक ये मत करो, कम से कम बच्चे को पैदा हो जाने दो। और 2,500 रुपए उसके हाथ में थमाकर वो दोनों वहां से निकल गए। तो ये गाना जब प्यासा फिल्म में आता है तब आपको पता होगा कि गाने से पहले मतलब एक जो है तवायफ वो नाच रही है, और बच्चा जो झूले में सो रहा है लेकिन वो भूख से रो रहा है, लेकिन वो मतलब बच्चे को गोद में नहीं ले सकती। वो सीन के बाद फिर ये गाना आता है। मतलब वो सीन देख के गुरुदत्त साहब वो कोठे से निकल जाते हैं, आंख में आंसू के साथ वो गलियों से बाहर जब निकलते हैं तब ये गाना आता है। तो ये गाने के पीछे ये जो रियल इंसिडेंट जो है ये जुड़ा हुआ है। अबरार अलवी साहब का भी एक तवायफ के साथ मतलब एक जान पहचान थी, उसका नाम गुलाब था। तो उसी वजह से ये फिल्म में वहीदा रहमान का जो कैरेक्टर है उसका नाम गुलाब रखा गया। माला सिन्हा और वहीदा रहमान ने ये रोल प्ले किया है। माला सिन्हा जो है वो मीना है, वहीदा रहमान जो है जो वो प्रोस्टिट्यूट है, और गुलाब उसका नाम है, गुलाब गुलाबो जो भी आप बोलना चाहे। तो पहले ये रोल ऑफर किया गया था नरगिस और मधुबाला को, लेकिन दोनों को ही गुलाब वाला कैरेक्टर प्ले करना था। कोई माला सिन्हा का कैरेक्टर प्ले करने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि एक नेगेटिव शेडो है माला सिन्हा मतलब मीना के कैरेक्टर में है कि वो शादी कर लेती है गुरुदत्त साहब के प्यार को ठुकरा कर एक बहुत बड़े पब्लिकेशन हाउस के जो ऑनर है, मतलब वो घोष बाबू जिसका रोल प्ले किया है रहमान,
रहमान के साथ भी दोस्ती बहुत पुरानी थी गुरुदत्त साहब की। देवानंद, रहमान और गुरुदत्त साहब, ये तीनों की दोस्ती 1946 से उनकी दोस्ती थी। तो दोनों में से कोई तैयार नहीं हुआ, मतलब वो तय नहीं कर पाए कि क्या करेंगे। तो समय बीतता जा रहा था, तो फिर वो रोल जो है, वो मीना का रोल वो माला सिन्हा को दिया गया। और सीआईडी फिल्म के बाद देखा कि वहीदा रहमान ये रोल प्ले कर सकते हैं, तो गुलाब का जो कैरेक्टर जो है वो वहीदा रहमान को दिया गया। फिल्म की शुरुआत अगर आप रिकलेक्ट कर पाओ तो मतलब गुरुदत्त साहब ऐसे ही गार्डन में लेटे हुए हैं और साहिर की पंक्तियां गुनगुना रहे हैं, और लास्ट में 2 लाइन वो बोल रहे हैं कि तुम्हें मैं क्या दूं ए शौक नजारों, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ आंसू और कुछ आहें, ये दोनों के अलावा कुछ नहीं है। और मतलब जब ये लाइन जब वो बोल रहे हैं तब एक मुसाफिर मतलब जो वहां से पास हो रहा है, मतलब उसके पैर के नीचे एक भंवरा आके कुचल जाता है। तो ये मतलब फिल्म की शुरुआत से ही हम समझ जाते हैं कि जो साहिर की पंक्तियां जो पहले बोल रहे हैं कि ये महके हुए फूल, ये गुलशन, मतलब जो तारीफ कर रहे हैं कुदरत की, लेकिन तीसरी लाइन में क्या होता है, तो जिस भौरे की वो बात कर रहे हैं वो भौरा कुचल दिया जाता है। तो ये जो जो मैंने बताया कि सिंबोलिज्म का जो यूज करना, वो गुरुदत्त साहब की फिल्म की एक बहुत ही बड़ी स्पेशलिटी थी कि शुरू में ही उन्होंने बता दिया कि एक खिलता हुआ गुनगुनाता हुआ भौरा जो फूलों के आसपास जो घूम रहा है, लेकिन किसी के पैरों तले कुचल जाने में उसे थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता। तो जो मैंने बताया, हाँ, कि दिलीप कुमार साहब को भी मतलब विजय बाबू का जो रोल है वो पहले उन्हें ऑफर किया गया था, लेकिन वो जिस दिन शूटिंग शुरू होने वाली थी वो आए ही नहीं। उनको चिट्ठी भी भेजी गई कि शॉट रेडी है अब आ जाओ, लेकिन वो नहीं आए। फिर बाद में पता चला कि उन्होंने देवदास का रोल प्ले किया था, तो ये शायद फिर सिमिलर रोल हो जाता, तो इसलिए उन्होंने ये जो विजय बाबू का जो कैरेक्टर है उन्होंने प्यासा में उन्होंने बिना बताए ही उसे रिजेक्ट कर दिया। तो वो नहीं मतलब दिलीप कुमार के हाथ से ये रोल गया, और इतने पैसे नहीं थे, तो फिर मतलब गुरुदत्त साहब ने खुद ही ये विजय बाबू का जो कैरेक्टर है वो ये मतलब प्ले किया। फिल्म की स्टोरी मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन उसका दूसरा एक जो गाना है, मैं जयेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, वो गाना गाए, फिर बाद में 5-7 मिनट बात करके हम डिस्कशन खत्म करेंगे। ये तो सब जानते होंगे तो जोड़ सकते हैं। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, चाहत के सपने चाहे तो आहे सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर
पल दो पल का साथ, किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना साया तक अक्सर बेदार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ न करेंगे लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे। गम से अब घबराना कैसा, गम 100 बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ये गाने के समय भी एक पर्टिकुलर सीन है, मतलब सारे जो मतलब पार्टी चल रही है और पार्टी में सब लोगों ने काले कपड़े पहने हुए हैं, सिर्फ एक गुरुदत्त साहब जो कि वहां पे मतलब उनके जो पब्लिकेशन हाउस उसमें काम कर रहे हैं, और वो घोष बाबू जिसका रोल प्ले किया है रहमान ने, उन्होंने अपने वहां पर काम करने वाले विजय बाबू यानी कि गुरुदत्त साहब को पार्टी में थोड़ा बहुत हाथ बटाने के लिए घर पे बुलाया है। तो ये भी देखो कितना बड़ा सिंबोलिज्म है कि पार्टी में जो सारे लोग हैं वो सब लोगों ने काले कपड़े पहने हुए हैं और एक गुरुदत्त साहब है जिन्होंने सफेद कपड़ा पहना हुआ है। तो ये जो कलर से कपड़ों से ये सब जो दिखाने की ये जो कोशिश करना, जिसे हम आज जो कलरफुल डोमिनेटिंग म्यूजिक ये जो सारी फिल्में बनती है कि मतलब गाने की आवाज भी हम सुन नहीं सकते, उसके वर्ड भी हम लोग समझ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसके बीच में ये कॉस्ट्यूम में भी ये सारी बातें लेकर आना, ये मतलब अगर समाज के प्रति संवेदनशीलता ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। उसका एक और गाना है ये मतलब वहीदा रहमान के साथ मतलब जरे आज बलम मुझे अंग लगा लो, आज सजन मुझे अंग लगा लो, जन्म सफल हो मेरा। तो बालू एकदम फोक सॉन्ग, हाँ फोक सॉन्ग, मतलब बंगाल के जो फोक सॉन्ग होते हैं उसी की धुन में, मतलब ये जो बोस्टमी लोग जो मतलब भगवान से हाँ प्यार में जो घर से निकल जाते हैं और ये गाना गाते गाते लोगों को ये जो बात करते हैं, उसी ट्यून में ये गाना है। तो वो गाने के आगे या पीछे मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन वहीदा रहमान सीढ़ी चढ़कर ऊपर जा रहे हैं, वो एक सीन आता है, वो आप याद करना। तो वो सीढ़ी चढ़ने के टाइम पे मतलब वहीदा रहमान जी ने अपने ये इंटरव्यू में बताया है कि वो सीढ़ी चढ़ते समय पर वो हाँफ जाते थे, मतलब फिर वो डायलॉग बोलना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था, मतलब ठीक से वो डायलॉग डिलीवरी नहीं कर पाते थे। तो 33 टाइम रीटेक उस सीन का हुआ, मतलब 34 टेक के बाद वो सीन कंप्लीट हुआ। मतलब एक सीन सिर्फ सीढ़ी चढ़ने का सीन है, उसे 33 टाइम रिकॉर्ड किया गया और 34th टाइम में वो सीन फाइनल हुआ। जब तक इतना परफेक्शन नहीं आता था तब तक सीन ओके नहीं होता था। और वहीदा रहमान जी ने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं भी मतलब थक चुकी थी, लेकिन मुंह से बोल नहीं पाती थी कि इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद डायलॉग डिलीवरी कैसे हो सकती है, लेकिन मैं खुद कैसे बताऊं कि मैं थक गई हूँ। लेकिन फिर वो 34 टेक में वो सीन कंप्लीट हुआ।
यासीन दलाल की ये किताब है फिल्म दर्शन। गुजराती में हमारे पास ऐसी किताब है, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें यासीन दलाल सर ने बताया है, वो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के एचओडी, हमारे कॉलमिस्ट, आपने उनके मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स अखबारों में हम लोग पढ़ते भी हैं। उन्होंने प्यासा के बारे में लिखा है कि प्यासा क्या है, मतलब एक बीमार समाज का एक्सरे है। तो ये मतलब हमारे जैसे एक्सरे से हमें पता चलता है कि शरीर में कहाँ पे चोट लगी हुई है, कौन सा हिस्सा टूटा हुआ है। तो प्यासा ऐसी फिल्म है जिसे हमें समाज की गलतियां, समाज की बुराइयां, समाज की कमियां, ये प्यासा फिल्म देखने से हम लोगों को पता चलती है। तो जो मैंने शुरुआत में बताया कि मैं ये फिल्म की स्टोरी में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं मानती नहीं हूँ कि यहाँ पे जो बैठे हैं उन्होंने प्यासा फिल्म ना देखी हो। मतलब ये हो सकता है कि मेरी उम्र वाले साथी हो या मुझसे छोटे जो साथी हो उन्होंने ना देखी हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आप सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोगों ने डेफिनेटली प्यासा फिल्म देखी होगी। तो ये मतलब ऐसी फिल्में भी बन रही थी, ऐसे गाने भी बन रहे थे। और ये जो गाना जो जयेश भाई ने इससे पहले जो गाया कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, तो हम सबको पता है कि हमें हिंद पर नाज है, ये डायलॉग कौन बोलते थे? मतलब नेहरू जी बोला करते थे। तो हरिंद्र दवे ने एक इंटरव्यू में उनसे पूछा था गुरुदत्त साहब को कि इतना ओपनली आपको ये सारी चीजें बताने की क्या जरूरत थी। तो उन्होंने विदाउट हेजिटेशन गुरुदत्त साहब ने ये बताया था कि मैं सच में चाहता हूँ कि हमारे देश के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सच में ऐसी जगहों पर आए और देखे कि हम लोगों ने कैसी आजादी हम लोगों ने हासिल की है। तो वो मतलब ये दिखाना चाहते थे। तो प्यासा वो सिर्फ विजय बाबू की कहानी नहीं है, एक कवि की कहानी नहीं है। विजय बाबू के कैरेक्टर में हम लोग जो देख रहे हैं कि कैसे मतलब कला की कदर हमारे समाज में नहीं हो रही है। कला में जो एक्सपर्ट है, कैसे एक इंसान को मतलब पढ़ा लिखा इंसान है, कैसे उसे नौकरी तक भी नहीं मिल रही है। मान लो बेरोजगारी के सवाल को साइड में आप रख दो, मान लो कला के सवाल को आप साइड में रख दो, लेकिन कैसे पैसों की लालच में भाई अपने भाई को पहचानने से इनकार कर देता है, कैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी को छोड़ देती है। और फिल्म के बीच में भी जब एक डायलॉग आता है मीना कुमारी और गुरुदत्त साहब का कि वो दोनों लिफ्ट में जा रहे हैं, एक ही जगह पे गुरुदत्त साहब नौकरी कर रहे हैं और मतलब माला सिन्हा मीना के जो पति है उन्हीं की जगह पे नौकरी कर रहे हैं, तो वो लिफ्ट में जा रहे हैं और फिर लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तब मीना कुमारी का अरे माला सिन्हा का डायलॉग आता है कि मैं तो भूल गई, मुझे तो ऊपर जाना था। तो उनको जो पैसों की लालच थी, जो पोजीशन चाहिए था, मतलब एक बेरोजगार युवा से शादी करने के लिए उस समय पर भी कोई तैयार नहीं था और आज तो हो ही नहीं सकती। मतलब आज तो सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, मतलब घर भी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बंगला भी चाहिए, सास ससुर ना हो तो बहुत अच्छा, मतलब ये पति की बहनें तो होनी ही नहीं चाहिए। तो उस समय भी ये सिचुएशन थी, आज भी ये सिचुएशन है कि मतलब शादी किससे होती है तो गवर्नमेंट जॉब से होती है, बंगले से होती है, इंसान से नहीं होती है। तो ये जो क्रिटिसिज्म जो उन्होंने किया, ये एक छोटे से डायलॉग में दिखाया कि मैं तो भूल गई, मुझे तो ऊपर जाना था, तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे तो ऊपर जाना था। वो बात कर रहे ऊपर के फ्लोर पर जाने की, लेकिन ये मतलब बता दिया कि उसे कहाँ पे जाना है। तो ये लास्ट जो सीन है फिल्म का, जब मतलब विजय बाबू, सब लोग तो मानते हैं कि विजय बाबू जो है वो तो मर चुके हैं, उनकी वर्सी पर पूरा शहर इकट्ठा हो रहा है और विजय बाबू तो वहां पे मतलब पहुंचते हैं। और जैसे वो मतलब पब्लिकेशन हाउस के ऑनर मतलब माला सिन्हा के पति, उनका एक दोस्त, उनके भाई, वो सब स्टेज पर बैठे हुए हैं और सब लोग ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अगर हमें थोड़ा सा भी पता होता तो हम ये कलाकार को बचा लेते, उसे मरने नहीं देते। और तब वो जो गाने की शुरुआत होती है, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, उसका पहला सीन आप ये याद करें, ऐसे ही दो दीवालों के बीच में ऐसे ही खड़े हुए हैं। बहुत सारी जगह पे जहाँ पे ये पढ़ाया जाता है तो इसे सिंबलाइज किया है यीशु ख्रिस्त के साथ, कि जैसे उन्हें मतलब टांग दिया गया था क्रॉस पे, मतलब ऐसी ही सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश की है। पीछे से लाइट आ रही है लेकिन ऊपर शेडो है और वहां से वो गाने की शुरुआत होती है। वो गाना मैं जयेश भाई को लास्ट में बोलूंगी, लेकिन मैं कंक्लूड ही कर रही हूँ कि 1957 में प्यासा फिल्म आई थी। उस समय पर मदर इंडिया भी थी, नया दौर भी थी, मतलब सारी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्में थी।
फिर भी प्यासा को मतलब मास्टरपीस माना जाता है। और पूरे वर्ल्ड सिनेमा के इतिहास में ये जो सारी बातें हैं प्यासा में जो दिखाया गया है, जो लाइट शेडो, जो डायलॉग, ये सारी जो बातें जो दिखाई गई है, वो सारी बातों को देखते हुए और खास करके वो सिचुएशन को मतलब एप्रिसिएट करते हुए ये फिल्म को टाइम्स मैगजीन ने, जो मैंने शुरुआत में बताया कि ऑल टाइम बेस्ट फिल्म, उसकी लिस्ट में इसे शामिल किया गया है। लेकिन जो मैं वो लास्ट में ये गाना खत्म होने के बाद फिर जब मारपीट होती है, विजय बाबू खुद ये बता देते हैं कि मैं विजय नहीं हूँ, आप जो विजय को जानते हैं वो विजय तो मर गया। फिर ये माला सिन्हा उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम मान जाओ कि तुम ही विजय हो। और वो जो कंक्लूडिंग जो डायलॉग है जो फिल्म का और जो कंक्लूडिंग सीन है, सिर्फ उसकी बात मैं करूंगी। वो जो विजय माला सिन्हा को जो बताते हैं कि मैं क्यों अब आपका विजय नहीं बनना चाहता, तो ये सारी मतलब फिल्म की जो ये सिचुएशन बताई है और गुरुदत्त साहब ये फिल्म को क्यों बनाया, ये डायलॉग में आ जाता है। तो ये डायलॉग क्या है? मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं, मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पर आंसू बहाना बुज़दिली समझा जाता है, झुककर मिलना कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना, मैं दूर जा रहा हूँ। ये डायलॉग जब होता है फिर पत्ते उड़ने लगते हैं और वही चिथड़े हाल फटे हुए कुर्ते में वो जाते हैं गुलाब वहीदा रहमान के घर पर और उसे जोर से आवाज देते हैं और पूछते हैं कि साथ चलोगी, और दोनों ही मतलब क्षितिज में खत्म हो जाते हैं, दोनों हाथ पकड़कर चलते हैं और फिर वही मतलब फेड आउट हो जाते हैं हमारे सीन से। तो ये जो बात है कि कहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ पे समाज का इस प्रकार का ढांचा ना हो, मतलब ये स्वार्थ ना हो, कोई किसी का दुश्मन ना हो। ये जो आजादी आंदोलन के बाद जो फिल्में बनी, जो इसमें ये जो सारी बातें आई, जैसे उस समय उसके एक साल बाद जो आई थी जागते रहो, गुरुदत्त साहब की सारी फिल्मों में अगर हम देखेंगे तो एक बात ये है कि जैसे देवदास में हम दिलीप कुमार को देखते हैं, आवारा हो या श्री 420 हमें राज कपूर दिखाई देता है, मतलब हमें राज नहीं, मतलब वो फिल्म का कैरेक्टर नहीं दिखाई देता। गुरुदत्त साहब की फिल्मों की ये सारी मतलब ये खूबियां हैं कि हमें प्यासा में विजय बाबू ही दिखाई देते हैं, गुरुदत्त साहब वो हावी नहीं हो रहे हैं। साहिब बीवी गुलाम में हमें भूतनाथ ही दिखाई देता है, जैसा कि बिमल मित्र ने अपनी नवल कथा में बताया है, हमें कहीं पे भूतनाथ नहीं, मतलब गुरुदत्त साहब नहीं दिखाई देते। वैसे ही कागज के फूल में हमें सिन्हा साहब ही दिखाई देते हैं, हमें गुरुदत्त साहब नहीं दिखाई देते। तो गुरुदत्त साहब अपने किसी भी कैरेक्टर पर हावी नहीं हुए हैं। वो कम्युनल हार्मनी में बिलीव करते थे, अपने जो साथी थे उनको बहुत ही रिलैक्स फील करवाते थे। जो वहीदा रहमान को प्रॉमिस किया वो भी मैंने आपको बताया। आशा भोसले के साथ उनका एक बहुत ही बढ़िया मजेदार किस्सा है कि ये साहिब बीबी गुलाम में एक गाना आता है कि भौरा बड़ा नादान है, तो ये देखो ये मजाक मस्ती वाला गाना है। तो आशा भोसले ने बताया कि ये गाना मैं कैसे गा पाऊंगी, मतलब ये तो आपने पूरा मतलब भूतनाथ को देखते हुए जवा गा रही है। तो गुरुदत्त साहब ने कहा कि ठीक है, आप कोई टेंशन मत लीजिए, आप सीधे रिकॉर्डिंग रूम में चले जाइए। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग रूम में आपको पता होता है कि ये कांच होता है, कांच के अंदर फिर वो रिकॉर्डिंग होता है। तो आशा भोसले जी मतलब वो अंदर से गुरुदत्त साहब को देख रहे हैं और गुरुदत्त साहब टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना रहे हैं और उसको देखकर ये गाना गाया गया। तो ऐसे ही अपने साथियों को टोटली रिलैक्स करना, साथ ही साथ ये प्यासा में ये जो गाना आता है, जो मतलब ये कॉलेज का जो गेट टुगेदर होता है, तंग आ चुके हैं कश्मकश जिंदगी से, तो गुरुदत्त साहब, मोहम्मद रफी दोनों, अबरार अलवी साहब, मतलब सब लोग बैठे हुए हैं और एच डी बर्मन का वेट कर रहे हैं कि वो कब आए और म्यूजिक के साथ ये गाने की प्रैक्टिस शुरू हो। तो एच डी बर्मन भी आप जानते हैं, उनका भी मिजाज था, तो किसी वजह से वो नहीं पहुंच पाए। तो फिर गुरुदत्त साहब ने मोहम्मद रफी साहब को रिक्वेस्ट की कि आप ऐसे ही बिना म्यूजिक के थोड़ा सा
गुनगुना लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम, प्रैक्टिस तो हो जाएगी। तो मोहम्मद रफी जी गा रहे हैं और किसी कोई मतलब स्टूडियो में ये गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ। गुरुदत्त साहब ने चुपके से टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया था और ये मोहम्मद रफी ने गाया और विदाउट म्यूजिक ये गाना प्यासा फिल्म में ये आया। ये एस डी बर्मन के एब्सेंस में ऐसे ही मतलब इनफॉर्मली बैठे हुए थे, उसी टाइम पे मोहम्मद रफी ने ये गाना गाया। फिर हम जानते हैं कि ये गाना मतलब उनके कॉलेज के गेट टुगेदर में एक बेमिसाल गाना प्यासा फिल्म का माना जाता है। तो जो मैंने ये जागते रहो फिल्म की बात की, तो जागते रहो फिल्म का एंडिंग भी हम लोग जानते हैं कि जागो मोहन प्यारे, मतलब वो मतलब सुबह हो रही है, अंधेरा खत्म हो रहा है, नवयुग देखे नैन तिहारे। तो मतलब नव युग, नया समय आ रहा है। और उसमें भी आप देखेंगे कि ये जब गाना शुरू हो रहा है तो राज कपूर के फेस पे लाइट है, मतलब लाइट और शेडो का इस्तेमाल जैसा गुरुदत्त साहब की फिल्मों में हो रहा है ऐसा राज कपूर की फिल्म में नहीं हुआ। लेकिन ये कोशिश चल रही थी कि कैसे हम लोग ये समस्याओं को देखें और समस्या से बाहर निकलने की एक आशा भी दिखाए, जो जागते रहो में हमें दिखाई देती है, जो प्यासा में विजय बाबू और गुलाबों का क्षितिज में चले जाना, ये जो हमें दिखाई देता है। और साथ ही साथ समस्याओं को भी दिखाना, जैसे ये गाना साहिर का एक और भी है कि चीनो और अब हमारा, तालीम है अधूरी मिलती नहीं मजूरी। तो ये जो सारे गाने उस समय पर बन रहे थे कि आजादी के बाद कैसा समाज हम लोगों ने बनाया है, मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम हो गई है लेकिन कल्चरल फ्रीडम, सोशल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, वो सब फ्रीडम को अभी अटेंड करना बाकी है। तो मुझे लगता है कि प्यासा इसीलिए मास्टरपीस हम बोल सकते हैं और गुरुदत्त साहब को याद भी हम लोग इसीलिए कर रहे हैं। मैं तो पर्सनली ये मानती हूँ कि दूसरी बार प्यासा नहीं बन सकती, प्यासा जैसी फिल्म दूसरी बार किसी के लिए बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन ये आशा रखती हूँ कि ऐसी फिल्म और ऐसे फिल्म डायरेक्टर, राइटर, कोरियोग्राफर से इंस्पिरेशन लेकर इसी लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए प्यासा से भी बेहतरीन फिल्म हमारे बीच में अगर फ्यूचर में आ पाए तो वही गुरुदत्त साहब को एक हमारी ओर से ट्रिब्यूट होगा। लास्ट गाना जो है ये तब तो ये महलो, ये तब तो ये ताजों की दुनिया, ये जयेश भाई को रिक्वेस्ट करती हूँ और मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करती हूँ। ये गाना भी काफी लंबा है, इसमें से कुछ गाएंगे, काफी डिफिकल्ट है, तो इतना तो पता नहीं इस गाने को मैं न्याय दे सकूंगा। और ये लगता है कि जो रफी ने जो लिखा है, अरे रफी ने जो गाया है और साहिर ने जो लिखा है, मगर एक बात श्योर है कि ये जो पूरा डिस्कशन गुरुदत्त के साथ कितना होता होगा और ये गाने में किस तरह आया है, तो एक अच्छे इंसान से भी शादी हो सकती है, अच्छी ऐसी फिल्म बॉलीवुड में बनी है और उसका नाम है स्पर्श। तो काफी सारी फिल्में बनी है ऐसे। स्पर्श हाँ, शबाना आजमी, नसरुद्दीन। ये महलो, ये तख्तो, ये ताजों की दुनिया, इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये महलो, ये तख्तो, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है याल में बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन
से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया यहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है। ये दुनिया यहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है। जहाँ प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जला दो इसे, फूक डालो ये दुनिया, जला दो जला दो जला दो, फूक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए, क्या फटाक से जो बंद होता है ना, तो उसमें लाइट ऑफ होता है और ऐसे ही गाना भी कट हो जाता है एकदम एकदम लाउड वॉइस में, तभी वो कट कर देते हैं वो।